नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त की हर अहम खबर के साथ मैं हूं अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। भाषा किसी पहचान की मोहताज नहीं होती, उनसे हमारी पहचान होती है। अच्छा है कि हम अपनी भाषाओं को उनका सही स्थान दें। आज ऐसा ही एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया डोगरी जुबान को लेकर। साथ ही संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियां जोरों पर हैं। कई नए नियमों की घोषणा भी की गई है। रक्षा मंत्री की रूस यात्रा, पबजी पर बैन और फेसबुक की सेल्फ सेंसरशिप, इन तमाम खबरों के अलावा देश दुनिया की हर खबर पर रहेगी नजर। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। केंद्रीय कैबिनेट ने मिशन कर्मयोगी राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। इसका लक्ष्य सिविल सेवकों को और अधिक रचनात्मक, कल्पनाशील, सक्रिय, पेशेवर, प्रगतिशील, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी सक्षम बनाकर भविष्य के लिए तैयार करना है। साथ ही कैबिनेट की बैठक में जम्मू कश्मीर के लिए राजभाषा विधेयक 2020 लाने का भी फैसला हुआ। संसद की मंजूरी के बाद अब जम्मू कश्मीर में अंग्रेजी और उर्दू के साथ कश्मीरी, डोगरी और हिंदी भी आधिकारिक भाषा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। सिविल सेवा में सुधार के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने बेहद अहम कर्मयोगी योजना को मंजूरी दे दी। कर्मयोगी योजना यानी राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम का मकसद लोगों की अपेक्षाओं पर खरे उतरने वाले अधिकारी तैयार करना है। कैबिनेट फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि ये योजना एक अहम सुधार की ओर बड़ा कदम है। भर्ती होने के बाद विभिन्न कर्मचारी अधिकारी उनकी लगातार क्षमतावर्धन कैसे हो, कार्यक्षमता कैसे बढ़े, इसके बारे में और वो प्रभावी कैसे, कारगर कैसे साबित हो, इसके लिए क्षमतावर्धन का एक लगातार कार्यक्रम चलेगा और उसका नाम कर्मयोगी योजना है। तो ये एक बेहद ही महत्वपूर्ण सुधार है और 21वें सदी का सरकार के मानव संसाधन का सुधार का एक बहुत बड़ा ये सुधार कहला जाएगा। कर्मयोगी योजना के तहत सिविल सेवा में क्षमता विकास के लिए नई अवसंरचना विकसित की जाएगी। दक्षतापूर्ण सार्वजनिक सेवा प्रदान करने के लिए व्यक्तिगत, संस्थागत और प्रक्रिया के स्तरों पर क्षमता विकास व्यवस्था में व्यापक सुधार होगा। सिविल सेवा क्षमता विकास योजनाओं की मंजूरी और निगरानी के लिए मानव संसाधन परिषद के प्रमुख प्रधानमंत्री होंगे। साथ ही इसमें मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री के साथ ही विशेषज्ञ भी शामिल रहेंगे। प्रशिक्षण मानकों का आपसी तालमेल बनाने के लिए क्षमता विकास आयोग बनेगा, जो केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों की निगरानी भी करेगा। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में कोऑर्डिनेशन यूनिट बनेगी। डिजिटल परिसंपत्तियों के स्वामित्व, प्रचालन और ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म के लिए विशेष प्रायोजन कंपनी SPV होगी। मिशन कर्मयोगी के तहत 46 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को कवर किया जाएगा, जिस पर वर्ष 2020-21 से लेकर 2024-25 तक 5 साल के दौरान करीब 510 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट ने जम्मू कश्मीर के लिए राजभाषा विधेयक 2020 लाने का भी फैसला लिया है। संसद की मंजूरी के बाद अब जम्मू कश्मीर में अंग्रेजी और उर्दू के साथ कश्मीरी, डोगरी और हिंदी भी आधिकारिक भाषा होगी। The inclusion of Dogri, Hindi and Kashmiri in addition to the other two existing languages as official languages for the Union Territory of Jammu and Kashmir, I would just suffice in saying that it is not only a fulfillment of a long pending public demand of the region, but also in keeping with the spirit of equality which ushered after the 5th of August 2019. केंद्रीय कैबिनेट ने उच्च गुणवत्तापूर्ण वस्त्रों के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और जापान के बीच सहमति पत्र को मंजूरी दे दी है। साथ ही भूविज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और फिनलैंड के बीच समझौता ज्ञापन को भी मंजूरी दी गई। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में बुधवार को सरकारी अधिकारियों के लिए मिशन कर्मयोगी को मंजूरी मिली। नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग के तहत मिशन कर्मयोगी को चलाया जाएगा। इस मिशन के तहत अधिकारियों को खास ट्रेनिंग दी जाएगी। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया,
आज कैबिनेट ने नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग को मंजूरी दी है। इसके जरिए सरकार के कामों में मानव संसाधन प्रबंधन में सुधार होगा। ये सिविल सेवकों की क्षमता को बढ़ाएगा। इसके साथ ही कैबिनेट के इस फैसले का गृह मंत्री अमित शाह ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इस कदम के जरिए सरकारी क्षेत्र की कार्यशैली में तो सुधार होगा ही, साथ ही इस कदम से न्यू इंडिया की अवधारणा को भी मजबूती मिलेगी। मोदी सरकार सिविल सेवा को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। गृह मंत्री ने कैबिनेट के इस निर्णय को 21वीं सदी के लिए ऐतिहासिक करार दिया है। राज्यसभा और लोकसभा सचिवालय की ओर से संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 17वीं लोकसभा का चौथा और राज्यसभा का 252वां सत्र 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक बिना किसी अवकाश के लगातार चलेगा। मॉनसून सत्र के दौरान प्रश्नकाल और गैर सरकारी सदस्यों का कामकाज नहीं होगा। इसके अलावा कोरोना महामारी के मद्देनजर राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू ने प्रक्रिया में कुछ अहम बदलाव भी किए हैं। कोरोना संकट के कारण संसदीय इतिहास में पहली बार मॉनसून सत्र अलग अंदाज में चलेगा। 14 सितंबर से शुरू होने जा रहे राज्यसभा के 252वें सत्र के लिए सांसदों को आमंत्रण सिर्फ ईमेल के जरिए भेजा गया है। सत्र के पहले दिन 14 सितंबर को उच्च सदन की बैठक दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक चलेगी, लेकिन बाकी सभी दिन उच्च सदन की बैठक सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगी। मॉनसून सत्र के दौरान ना तो प्रश्नकाल होगा और ना ही गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक या संकल्प से जुड़े कामकाज होंगे। राज्यसभा में ध्यानाकर्षण, अनुमति से उठाए गए मामलों और विशेष उल्लेख के संबंध में प्रक्रिया और परिपाटी में कुछ बदलाव किए गए हैं। जो सदस्य किसी दिन अवलंबनीय लोक महत्व का मामला उठाना चाहते हैं, उन्हें इसकी सूचना एक दिन पहले दोपहर 12 बजे से रात 8 बजे तक सभापति को देनी चाहिए। साथ ही जिस मामले को सदस्य उठाना चाहते हैं, उसकी आवश्यकता और महत्व को न्यायोचित ठहराते हुए उसका सारांश भी उस सूचना में देना चाहिए। स्वीकृत मामलों को बैठक के पहले आधे घंटे के दौरान सभा पटल पर अहम मंत्रालयों और विभागों से संबंधित अहम पत्रों को रखे जाने और औपचारिक कामकाज को निपटाए जाने के तुरंत बाद उठाया जा सकेगा। किसी भी सदस्य को एक सप्ताह में अनुमति से उठाए गए मामले के रूप में एक से अधिक मामलों को उठाने की अनुमति नहीं होगी। एक बैठक के लिए किसी भी सदस्य की ओर से ध्यान आकर्षण की 2 से अधिक सूचनाएं नहीं दी जा सकती। ध्यान आकर्षण लाने वाले सदस्य को 7 मिनट से अधिक समय नहीं लेना चाहिए और सभापति की ओर से पुकारे जाने वाले प्रत्येक अन्य सदस्य को 5 मिनट से अधिक समय नहीं लेना चाहिए और उन्हें अपने आप को ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर स्पष्टीकरण मांगने तक ही सीमित रखना चाहिए। विशेष उल्लेख वाले विषय का पाठ 250 शब्दों से अधिक ना हो और इसे सूचना के साथ संलग्न किया जाना चाहिए। एक सदस्य को एक बैठक के लिए ऐसी 2 से अधिक नोटिस नहीं देना चाहिए। कोरोना संकट के मद्देनजर उच्च सदन के ई पोर्टल का महत्व और बढ़ गया है। मॉनसून सत्र के दौरान सांसदों से सिर्फ ई नोटिस पोर्टल के माध्यम से ही सूचनाएं प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है। सदस्यों की ओर से फैक्स के माध्यम से भेजी गई सूचनाएं स्वीकार नहीं की जाएंगी और सचिवालय में उन पर विचार नहीं किया जाएगा। हालांकि नोटिस कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से नोटिस प्राप्त करने की मौजूदा व्यवस्था जारी रहेगी। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि आगामी संसद को लेकर सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ चर्चा के आधार पर प्रश्नकाल की कार्यवाही नहीं रखने का निर्णय लिया गया है। केवल टीएमसी ने इसका विरोध किया था। शून्यकाल की कार्यवाही पर फैसला लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति लेंगे। सरकार की ओर से इसे स्थगित रखने का अनुरोध नहीं किया गया है। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा के नेता डेरेक ओब्रायन के अलावा सब पार्टी के नेता, जब हमने बात की, उन्होंने क्वेश्चन आवर डिस्पेंसेशन करने का, सस्पेंड करने के लिए उन्होंने एग्री हुआ है। जो कुछ भी बीएसी में डिसाइड होगा वो सब इशू के चर्चा के करने के लिए गवर्नमेंट तैयार है। उसमें हमको कोई हमारे इसमें मन में शक भी नहीं है और हेजिटेशन भी नहीं है। हम 0 आवर के हम टालने का कभी भी हम रिक्वेस्ट स्पीकर या चेयरमैन से हम नहीं किया है। जिस दिन स्पीकर और चेयरमैन डिसाइड करेगा उस दिन 0 आवर होगा। अनस्टार क्वेश्चन के लिए भी सरकार
ओपन माइंडेड है और हमने रिक्वेस्ट भी किया है शेड्यूल निकालने के लिए, और सभी पार्टी के साथ हमारा पूरा बातचीत हुआ है। राज्यसभा की याचिका समिति ने देश में बाढ़ों के वास्तविक पूर्वानुमान से संबंधित एक याचिका पर बेहद अहम रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया। ये याचिका बाढ़ों के वास्तविक समय के अनुमान को लेकर थी ताकि बड़ी मात्रा में जन धन की हानि को रोका जा सके। सभापति के अनुमोदन के बाद समिति ने इस याचिका की गहन पड़ताल की और कुछ संशोधनों के साथ रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया। साथ ही समिति ने पॉक्सो अधिनियम 2012 को मजबूत बनाने और उसके प्रभावी कार्यान्वयन से संबंधित अपनी 156वीं रिपोर्ट पर एटीआर को भी कुछ संशोधनों के साथ मंजूरी दे दी। राज्यसभा सांसद प्रसन्न आचार्य की अध्यक्षता वाली 10 सदस्यीय याचिका समिति की ये चौथी बैठक थी, जिसमें 7 सदस्य बैठक में मौजूद थे। करीब 1 घंटा चली बैठक में समिति के नए सदस्य डॉक्टर एल हनुमंतैया ने भी हिस्सा लिया। संसद की कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति ने आज अपनी बैठक में खनन क्षेत्र में पर्यावरण और वन क्लियरेंस प्रक्रिया पर विचार किया। बैठक में खान मंत्रालय के सचिव अनिल कुमार और पर्यावरण और वन मंत्रालय के सचिव आरपी गुप्ता से विषय पर चर्चा की गई। दोनों सचिवों ने इस विषय पर सरकारी पक्ष को लेकर समिति के समक्ष प्रस्तुति दी। इस बैठक में 11 सदस्यों ने हिस्सा लिया। समिति ने जिला खनन फाउंडेशन और प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना की समिति की रिपोर्ट पर एटीआर, कोयला खान और इस्पात मंत्रालय की अनुदान मांगों से संबंधित रिपोर्ट के एटीआर को भी मंजूरी दी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी संसदीय स्थायी समिति की बैठक में पेट्रोलियम सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के मसले पर चर्चा हुई। समिति के समक्ष पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और उसके सार्वजनिक उपक्रमों ने साक्ष्य दिए। समिति ओएनजीसी, ओवीएल और गेल जैसी संस्थाओं के साथ पेट्रोलियम क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर पड़ताल कर रही है। लोकसभा सांसद रमेश बिधूड़ी की अध्यक्षता वाली इस समिति की बैठक करीब 2 घंटे चली और इसमें कई लोकसभा सांसदों के साथ राज्यसभा सांसद नारायण दास गुप्ता, कांता करदम, कनक मेघला, रविंद्र कुमार, डॉक्टर भगवत कराड़, ए विजय कुमार और चौधरी सुखराम सिंह यादव ने भागीदारी की। भारत और चीन के बीच जारी तनातनी के बीच सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पबजी समेत 118 मोबाइल ऐप्स को बैन कर दिया है। आज बैन की गई ऐप्स में पबजी के अलावा कैमकार्ड, वीचैट के वर्जन हैं और ऐप लॉक इसमें शामिल है। सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए ये बैन लगाया है। सरकार के मुताबिक ये ऐप भारत की संप्रभुता, रक्षा और राज्यों की सुरक्षा और पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ गतिविधियों में शामिल थी। इससे पहले 15 जून को गलवान में हिंसक संघर्ष के बाद सरकार ने चीन की ऐप्स को बैन कर दिया था। भारत सरकार ने देश की संप्रभुता, सुरक्षा और नागरिकों की निजता का ख्याल रखते हुए 29 जून को 59 ऐप पर रोक लगा दी थी। इन ऐप्स में टिकटॉक, कैम स्कैनर, हेलो, क्लब फैक्ट्री, एमआई, वीडियो कॉल और वायरस क्लीनर शामिल थी। इसके बाद 27 जुलाई को सरकार ने 47 और चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाया। इस तरह अब तक चीन के 224 ऐप पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। सरकार अब तक चीन की 224 से ज्यादा ऐप्स पर बैन लगा चुकी है। चीन और भारत में चल रहे तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शंघाई सहयोग संगठन की एक महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा लेने के लिए बुधवार को रूस रवाना हो गए हैं। एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने रूसी समकक्ष शर्गेई शोइगु और कई अन्य शीर्ष सैन्य अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे, जिसका मकसद कई रक्षा खरीद कार्यक्रमों में तेजी लाना होगा। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में शिरकत करने वाले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बुधवार को रूस रवाना हो गए। संगठन के सभी 8 देश मॉस्को में शुक्रवार को आयोजित बैठक में आतंकवाद और उग्रवाद जैसी क्षेत्रीय रक्षा चुनौतियों से निपटने के उपायों पर चर्चा करेंगे। एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब इसके 2 सदस्य देशों भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में एक सीमा गतिरोध है। मॉस्को रवाना होने से पहले रक्षा मंत्री ने ट्वीट किया। राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया, मॉस्को के लिए रवाना हो रहा हूं। इस दौरे पर मैं शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की एक बैठक, सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन की बैठक में हिस्सा लूंगा और द्वितीय विश्व युद्ध में विजय की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में CIS के सदस्यों से मुलाकात करूंगा।
रूसी रक्षा मंत्री शर्गेई शोइगु के साथ अपनी द्विपक्षीय बैठक में राजनाथ सिंह रक्षा अनुबंधों के तहत भारतीय सशस्त्र बलों को विभिन्न हथियारों और कलपुर्जों की जल्द आपूर्ति पर चर्चा करेंगे। दोनों पक्ष भारत में AK-203 राइफल के उत्पादन के काफी समय से लंबित प्रस्ताव को आधिकारिक रूप से अंतिम रूप दे सकते हैं। रूस से भारत को S-400 मिसाइल रक्षा प्रणालियों की समय पर आपूर्ति पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। जून के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ये दूसरी मॉस्को यात्रा होगी। उन्होंने 24 जून को मॉस्को में विजय दिवस परेड में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। पूर्वी लद्दाख में पेगोंग झील के पास चीन की उकसावे भरी कार्रवाई के बाद ब्रिगेड कमांडर स्तर की वार्ता जारी है। भारत और चीन के जवानों के बीच हुई ताजा झड़प के मसले को हल करने के लिए भारतीय और चीनी सेना ने बुधवार को चुशुल में वार्ता शुरू की। ब्रिगेड कमांडर स्तर की बातचीत सुबह 10 बजे चुशुल में शुरू हुई। सोमवार और मंगलवार को भी दोनों देशों के बीच वार्ता हुई थी। सरकार की टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की रणनीति के कारण देश में कोविड-19 से ठीक होने वालों की दर अब करीब 77% हो गई है। अब तक इस संक्रमण से 29 लाख से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 62,000 से अधिक मरीजों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दी गई है। सक्रिय मामलों की तुलना में स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर 3 गुना से अधिक हो गई है। जुलाई के पहले सप्ताह से अगस्त के अंतिम सप्ताह तक कोरोना संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या 4 गुना तक पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश में 78,000 से ज्यादा नए केस आए हैं। अब तक देश में 37,69,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। 28,39,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 66,000 के पार हो गई है। देश में कोरोना से मरने वालों की दर 1.76% है। मंगलवार को देश ने 10 लाख से ज्यादा कोरोना के टेस्ट किए गए। अब तक 4,43,00,000 से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। कोविड-19 के मामलों और उससे हुई मौत के आंकड़ों पर नजर डालें तो 54% कोरोना संक्रमित लोग 18 से 44 साल की उम्र के हैं। वहीं 51% मौत 60 साल या उसके अधिक आयु के लोगों की हुई है। देश में आए कोरोना के मामलों में 17 साल से कम आयु के लोग 8% हैं, जबकि कोरोना मरीजों में 26 से 44 आयु वर्ग के लोग सबसे ज्यादा 40% हैं। कोरोना संक्रमितों में 45 से 60 साल के लोग 26% हैं और इस आयु वर्ग में 36% मौत हुई है। 60 साल और उससे ऊपर के 12% मरीज हैं। वहीं कोरोना से हुई मौत में 51% बुजुर्ग हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली मेट्रो 7 सितंबर को पटरी पर फिर से दौड़ते हुए नजर आएगी। 7 सितंबर से देश में मेट्रो सेवा की चरणबद्ध तरीके से शुरुआत हो रही है। इसको लेकर आज सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अगर शहर में एक से ज्यादा मेट्रो की लाइनें हैं तो वो अलग अलग दिनों में खोली जाएंगी। हालांकि सभी लाइनें 12 सितंबर तक खोल दी जाएंगी। शुरुआत में मेट्रो सेवा का समय निश्चित होगा, लेकिन 12 सितंबर तक उन्हें पहले जैसे सामान्य कर दिया जाएगा। भीड़ से बचने के लिए ट्रेनों की संख्या को नियंत्रित किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन के सभी स्टेशन बंद रहेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए स्टेशन पर निशान बनाए जाएंगे। यात्रियों और स्टाफ का मास्क पहनना जरूरी होगा। अगर किसी यात्री के पास मास्क नहीं है तो वो स्टेशन से मास्क खरीद सकेगा। ट्रेनों का सैनिटाइजेशन लगातार किया जाएगा। यात्रियों के लिए प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर उपलब्ध होगा। स्मार्ट कार्ड और कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा दिया जाएगा। टोकन और पेपर स्लिप देते वक्त सैनिटाइजेशन का ख्याल रखा जाएगा। यात्रियों से उम्मीद की जाती है कि वो कम से कम सामान लेकर यात्रा करें। It goes without saying that only asymptomatic persons will be allowed to travel after thermal screening at entry into the stations. Symptomatic persons will be advised to go to the nearby or the nearest COVID care center or hospital for testing and medical attention. We will encourage the use of the Arogya Setu app. Provisions of sanitizers will be made at the point of entry into the stations for use by passengers. देश में कोरोना के 37 लाख से अधिक मामले आए हैं। इसमें 26 लाख से अधिक केस केवल 5 राज्यों में दर्ज किए गए। इसमें सबसे अधिक 8 लाख से ज्यादा मामले महाराष्ट्र में आए हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में भी 2 लाख से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। 11 राज्यों में 82% मामले सामने आए हैं।
बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में सबसे अधिक 15,000 से अधिक कोरोना के मामले आए हैं और 320 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद आंध्र प्रदेश में 10,000 से अधिक केस आए हैं और 84 लोगों की जान गई है। इसके अलावा कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में 5,000 से अधिक केस आए हैं। देश के 11 राज्यों में कोरोना के 82% मामले आए हैं। इसमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मामले सामने आए हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, बिहार, तेलंगाना, असम और ओडिशा में भी 1 लाख से अधिक मामले आए हैं। इन राज्यों में कोरोना से मौत का आंकड़ा भी अधिक है। गुजरात, राजस्थान, केरल, हरियाणा, मध्य प्रदेश और पंजाब में 50,000 से 1 लाख के बीच मामले आ चुके हैं। देश के कुल कोरोना मामलों में इनका हिस्सा करीब 12% है। देश के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय रिकवरी रेट से अधिक स्वस्थ होने की दर है। दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव में रिकवरी रेट करीब 89% है। इसके अलावा दिल्ली, बिहार, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 85% से अधिक कोरोना के संक्रमित इलाज कराकर ठीक हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक को देश विशेष के लिए दिशा निर्देश जारी करने के लिए पत्र लिखा है। फेसबुक सीईओ मार्क जुकरबर्ग को लिखे पत्र में उन्होंने 2019 के आम चुनाव में फेसबुक के रवैये पर गंभीर चिंता व्यक्त की। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि चुनाव में फेसबुक प्रबंधन ने दक्षिणपंथी विचारधारा का समर्थन करने वाले पोस्ट की पहुंच कम करने और ऐसे पृष्ठों को हटाने का बेजा प्रयास किया। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के साथ फेसबुक कर्मचारियों के एक समूह ने देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को चोट पहुंचाने की कोशिश की। साथ ही उन्होंने तथ्यों की वास्तविकता की जांच का काम बिना पुष्टि किए और अविश्वसनीय एजेंसियों को दिए जाने का प्रचलन समाप्त करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। फेसबुक ने पाकिस्तान के कई अकाउंट और पेज सस्पेंड कर दिए जो दूसरे अकाउंट या पेज को रिपोर्ट करते थे। फेसबुक ने 31 अगस्त को 103 पेज, 78 ग्रुप्स, 453 अकाउंट्स और 107 इंस्टाग्राम अकाउंट्स को सस्पेंड कर दिया। संगठित तरीके से अवैध काम करने के लिए ये कार्रवाई की गई। फेसबुक ने अपनी रिपोर्ट में इस नेटवर्क के पीछे पाकिस्तानी लोगों का हाथ बताया है। फेसबुक ने इस नेटवर्क का हिस्सा स्टैनफोर्ड इंटरनेट ऑब्जर्वेटरी के साथ शेयर किया था। जांच में पता चला कि इनमें से ज्यादा अकाउंट भारत विरोधी फेक न्यूज को प्रचारित और प्रसारित करने में इस्तेमाल हो रहा था, जिसमें खास तौर से भारत की सरकार और भारतीय सेना से जुड़ी गलत और भ्रामक खबरें थी। इसमें चीन को लेकर भारत सरकार की नीतियों और कोरोना महामारी से मुकाबले में भारत सरकार की आलोचना से जुड़ी गलत खबरें और संदेश शामिल थे। इसमें से कुछ पेज के 70,000 से ज्यादा फॉलोअर्स थे, तो कुछ ग्रुप्स पर 11 लाख से ज्यादा लोग मौजूद थे। फेसबुक ने कोऑर्डिनेटेड इन ऑथेंटिक बिहेवियर के लिए इन सभी अकाउंट को रिमूव किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ट्विटर अपनी सेवा के कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक्स में पिन ट्वीट्स और छोटे विवरण शामिल करेगा। इससे यूजर को ये समझने में आसानी होगी कि उनके प्लेटफॉर्म पर कोई विषय क्यों ट्रेंड कर रहा है। ये कंटेंट में कुछ दिनों में सभी यूजर अकाउंट में आ जाएगा। इससे ट्विटर यूजर को ट्रेंड में चल रहे विषयों पर उसका विवरण देने को मिल सकता है और साथ ही मदद के लिए इनके संदर्भित विषय की भी जानकारी होगी। कंपनी ने कहा, विवरणों को ट्विटर क्यूरेशन टीम विकसित करेगी। इन्हें iOS और एंड्रॉइड के लिए twitter.com और ट्विटर पर दिया जाएगा। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा प्रमुख जीतन राम मांझी ने कहा कि वो अब जनता दल यूनाइटेड के साथ गठबंधन में हैं और अगले बिहार चुनाव में एनडीए का हिस्सा होंगे। सीट बंटवारे को लेकर उन्होंने कहा कि अभी इस पर कोई बात नहीं हुई है और वो बिना किसी शर्त के नीतीश कुमार के साथ रहेंगे। नीतीश कुमार जी के जदयू पार्टी का एक अंग हो करके, यानी कि एलाई हो करके हम उनके साथ रहने का इरादा किया है। मर्जर की बात हमारे लोग नहीं करते थे, इसीलिए मर्जर की बात नहीं आई है। हम उनके साथ एलाई के रूप में काम करेंगे। नेचुरली जब जदयू और माननीय नीतीश कुमार जी एनडीए के जब पार्टनर हैं, तो हम भी अपने को मानते हैं कि आज से एनडीए के पार्टनर हम लोग हो गए।
जेईई और नीट की परीक्षा देने में छात्रों को किसी भी तरह की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, इसके लिए राज्यों ने कई इंतजाम किए हैं। बिहार में जेईई मेंस और नीट में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए रेलवे ने विशेष रेलगाड़ियां चलाने का निर्णय किया है। ये सुविधा नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी कि एनडीए परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को भी दी जाएगी। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इस बात की जानकारी खुद ट्वीट करके दी है। बिहार में जेईई मेंस, नीट व एनडीए में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा सेंटर तक आने जाने की सुविधा हेतु भारतीय रेलवे ने 2 से 15 सितंबर तक 20 जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेंस पहले ही मंगलवार 1 सितंबर से शुरू हो चुकी है, जो 6 सितंबर तक आयोजित की जाएगी। वहीं नीट 13 सितंबर को, जबकि एनडीए 2020 की परीक्षा 6 सितंबर को निर्धारित है। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में भारत की 7 साल पुरानी मुराद पूरी हुई। सुमित नागल ने एकल मुकाबले का पहला मैच जीता। उन्होंने अमेरिका के ब्रैडली क्लॉन को 6-1, 6-3, 3-6, 6-1 से मात दी। सुमित नागल से पहले साल 2013 में सोमदेव देववर्मन ने ये उपलब्धि अपने नाम दर्ज की थी। नागल विश्व रैंकिंग में 124वें पायदान पर मौजूद हैं और वो लगातार दूसरी बार यूएस ओपन के मेन ड्रॉ तक पहुंच चुके हैं। सुमित नागल ने अपनी जीत पर ट्वीट किया और सभी फैंस को इसका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि ये मेरी पहली ग्रैंड स्लैम जीत है। ये यकीनन मेरे करियर का सबसे यादगार लम्हा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।